हम उन्हीं में से एक दोस्त अमन शर्मा जी की नजरों से सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारी हर नई कहानी का लुत्फ सबसे पहले उठा सकेंगे और हमारा हौसला भी बढ़ेगा। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमें किस जगह से सुन रहे हैं। क्या पता अगली बार आपकी जगह का नाम हमारी वीडियो में शामिल हो जाए। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प और रहस्यमय कहानी। यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो दिखाई देता है क्या वह सच में वैसा ही होता है। सर्दियों की ठंडी हवा ने मेरे गालों को झकझोर दिया जब मैं हॉस्टल के गेट से बाहर निकला। कंधे पर एक डफल बैग टंगा था। रवि और रोहित पहले से ही वहां खड़े थे। उनके चेहरे मुस्कान से चमक रहे थे और ठंडी हवा में उनकी सांसें सफेद धुएं जैसी दिख रही थीं। आखिरकार आ ही गए शर्मा जी। हमें तो लगा था कि तुम डर कर भाग जाओगे। रवि ने मेरी पीठ थपथपाते हुए चिढ़ाया। मैंने बस कंधे उचकाए और अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। सच कहूं तो मेरे मन में दूसरी बार विचार आया था। दिसंबर में हिमाचल प्रदेश की एक हफ्ते की रोड ट्रिप, वो भी ठंड के बीच, ये छुट्टी से ज्यादा सजा लग रही थी। लेकिन रवि के पास लोगों को मनाने का हुनर था और नेहा के लगातार मैसेज ने मुझे भी हरा दिया। नेहा कहाँ है? मैंने सुनसान गली में इधर उधर देखते हुए पूछा। रास्ते में है, रोहित ने कहा, एक हाथ में चिप्स का पैकेट और दूसरे में गर्म चाय का कप पकड़े हुए। वो स्टेशन पर मिलेगी, चिंता मत करो, वो हमेशा देर से आती है। योजना महत्वाकांक्षी थी। पहले कालका तक ट्रेन से सफर, फिर शिमला के लिए बस और वहां से मंगड़ नाम के गांव तक जाना। रवि ने बताया था कि यह गांव आधुनिकता से अछूता है। मुझे समझ नहीं आया कि यह बात क्यों अच्छी है। मंगड़ का नाम न तो नक्शे में था और न ही ऑनलाइन इसके बारे में कुछ खास जानकारी, लेकिन रवि ने इसे रोमांचक यात्रा के रूप में पेश किया था। तुम मुझे बाद में शुक्रिया कहोगे, उसने कहा था। यह ट्रिप यादगार बनेगी। और सच में वह गलत नहीं था, लेकिन जिस तरह की यादें बनी वो हमारी कल्पना से परे थी। कालका तक का सफर, कालका पहुंचने तक ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप चुका था। स्टेशन पर हलचल थी, यात्रियों की आवाजें, सूटकेस के पहियों की खड़खड़ाहट और कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। नेहा ठीक समय पर पहुंची, गर्म कपड़ों में लिपटी हुई। ठंड से उसका चेहरा लाल हो रहा था। तैयार हो सब? उसने पूछा। उसकी उत्सुकता हर किसी को प्रभावित कर रही थी। शिमला तक का सफर आसान था। घुमावदार रास्ते, देवदार के पेड़ और बस के इंजन की लगातार गूंज। शाम तक हम वहां पहुंच गए। एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरे और मॉल रोड की भीड़-भाड़ से दूर कुछ घंटों तक शांति में घूमे। एक अजीब कहानी, स्कैंडल पॉइंट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पीते हुए बातचीत अचानक अजीब मोड़ ले गई। तुम लोग मंगड़ जा रहे हो? दुकान वाले ने पूछा। वह मिट्टी के कप में चाय डालते हुए हमें गौर से देख रहा था। उसके झुर्रियों भरे चेहरे से लग रहा था कि उसने पहाड़ों की कठिन जिंदगी देखी है। हाँ, रवि ने कहा, चाय की चुस्की लेते हुए। क्यों? मंगड़ में क्या दिक्कत है? दुकानदार थोड़ी देर चुप रहा, जैसे आसपास ये सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई सुन ना ले। फिर धीरे से बोला, वहां लोग अब नहीं जाते। क्यों? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। एक कहानी है, उसने आवाज और धीमी कर ली। आधी रात की बस के बारे में। कहते हैं यह बस हर पूर्णिमा की रात चलती है और जो इसमें बैठते हैं वो वापस नहीं आते। हमने इसे मजाक में उड़ा दिया। आखिर पहाड़ों की यात्रा भूतिया कहानियों के बिना अधूरी है। लेकिन उसकी बातों ने मेरे मन में एक डर का बीज बो दिया। आखिरी बस और रहस्यमयी यात्रा। अगली शाम मंगड़ के लिए आखिरी बस पकड़ने का प्लान था। लेकिन रवि और रोहित को शिमला की दुकानों में मोल भाव करने में इतना मजा आया कि जब तक हम बस स्टैंड पहुंचे वह पूरी तरह सुनसान था। शानदार, मैंने झुंझलाते हुए घड़ी देखी। अब अगली बस कल सुबह है। इतना ड्रामा मत कर, रवि ने कहा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तभी धुंध को चीरती हुई हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी खटारा बस धीरे धीरे हमारी ओर आ रही थी। उसका नीला रंग उखड़ चुका था और बोर्ड पर लिखे शब्द इतने धुंधले थे कि पढ़ना मुश्किल था। देखो, काम बन गया, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। बस के अंदर का माहौल भी उतना ही अजीब था। हल्की पीली लाइटें झपक रही थीं, सीटें फटी पुरानी थीं। बस में गिने चुने यात्री थे जो एकदम शांत बैठे थे। मुझे ये बस पसंद नहीं, मैंने नेहा से धीरे से कहा। ये बस ही तो है, उसने कहा,
लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। बस के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ सीटों की चरमराहट और यात्रियों में से किसी के खांसने की आवाज कभी कभी इस खामोशी को तोड़ती। खिड़की के बाहर सड़क घने जंगलों के बीच मरोड़ खा रही थी और चांदनी में पेड़ किसी काले प्रहरी की तरह खड़े थे। जैसे जैसे बस जंगल के भीतर उतरती गई, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों पर लंबी और डरावनी परछाइयां बना रही थी। कभी कभी लगता कि अंधेरे में कुछ हलचल हो रही है, सफेद सा कुछ, एक चलता हुआ साया। लेकिन जब ध्यान से देखता तो कुछ भी नहीं होता। मैंने बाकी यात्रियों पर नजर डाली। वो बिल्कुल अजीब से लग रहे थे, एकदम शांत, बिना कोई हलचल किए, या तो खिड़की की तरफ देख रहे थे या अंधेरे में खोए हुए थे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या तुम्हें ये लोग थोड़े अजीब नहीं लग रहे? मैंने नेहा से धीरे से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और फिर उन यात्रियों की ओर देखा। शायद वो थके हुए हैं, रात हो गई है, हम बस ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी बातों से कोई राहत नहीं मिली। रवि और रोहित हमारे सामने वाली सीटों पर थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी हंसी ही इस डरावनी बस में थोड़ी राहत की वजह थी। अचानक बस झटके से रुक गई। हम अपनी सीटों पर आगे की तरफ गिर पड़े। ये क्या हुआ? रवि खड़ा होकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, दरवाजा भी नहीं खोला। वो एकदम सीधा बैठा रहा, स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। शायद सड़क पर कुछ होगा, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे यात्रियों के कारण कुछ दिखा नहीं। अजीब बात यह थी कि उनमें से कोई भी हिला तक नहीं, जैसे उन्हें बस के रुकने का एहसास ही नहीं हुआ। बिना कुछ कहे ड्राइवर ने बस को फिर से चलाना शुरू कर दिया। अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। हवा भारी लगने लगी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। बस की मध्यम रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। जैसे ही रोशनी वापस आई, मैंने देखा कि एक यात्री अपनी सीट पर नहीं था। मैंने हैरानी से उस खाली सीट की तरफ देखा। वहां कुछ देर पहले एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो कहां गया? मैंने धीरे से नेहा से पूछा। कौन? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। वो बूढ़ा आदमी जो यहां बैठा था। मेरी आवाज कांप रही थी। वो गायब हो गया। शायद जब बस रुकी थी वो उतर गया होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी भौहें भी सिकुड़ गई थीं। कोई नीचे नहीं उतरा। मैं देख रहा था। मैंने जिद की। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? रवि ने पीछे मुड़कर पूछा। कुछ नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मैं डरपोक दिखना नहीं चाहता था। बस का सफर और अजीब होता जा रहा था। सड़क अब और संकरी और अंधेरी हो गई थी। पेड़ जैसे और पास आ गए थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं खिड़कियों को छूने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिल में डर बढ़ता जा रहा था। हर बीतते पल के साथ एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। बस में बाकी यात्री अब भी अपने अपने स्थान पर एकदम स्थिर बैठे थे। उनके सिर झुके हुए थे, चेहरे अंधेरे में छिपे हुए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो सो रहे थे या हमें अनदेखा कर रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति डरावनी लग रही थी, जैसे वो देखे बिना भी हमें घूर रहे हों। रोहित ने मजाक करते हुए पीछे झुककर कहा, क्या लगता है ये सब भूत तो नहीं है? चुप रहो, मैंने झुंझलाते हुए कहा। रवि ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आराम कर यार, ये बस थोड़ी पुरानी और डरावनी है। तेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेरा दिमाग नहीं था। मैं महसूस कर रहा था एक अजीब सी निगाह, जैसे कोई हमें देख रहा हो। बस धीमी हो गई और उसकी हेडलाइट्स एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखे शब्द किसी अजीब भाषा में थे, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और आकृतियां जो देखने में ही डरावनी लग रही थी। इस पर क्या लिखा है? रवि ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। शायद कोई स्थानीय भाषा है, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। बस बिना रुके आगे बढ़ गई। बोर्ड अंधेरे में गायब हो गया। हम आखिर हैं कहां? मैंने बुदबुदाया। शायद मांगड़ के पास होंगे, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। बस एक बार फिर झटके से रुकी और इस बार मैंने एक अजीब आवाज सुनी, एक धीमी गहरी कराह जो चारों तरफ से आती हुई लग रही थी। ये क्या था? नेहा ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाया। शायद हवा होगी, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी उसे धोखा दे रही थी। लेकिन वो हवा नहीं थी। वो आवाज जानबूझकर की गई लग रही थी, जैसे किसी इंसान ने निकाली हो। बस की बत्तियां फिर से झपकी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया।
कुछ पलों तक बस की चरमराहट और पत्तों की हल्की सरसराहट ही सुनाई दी, और तभी बस की गली में एक आकृति दिखाई दी, सफेद धुएं जैसी पारदर्शी परछाई जो धीमे धीमे हिल रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। तुमने देखा? मैंने डरते हुए फुसफुसाया। नेहा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो आकृति धीरे धीरे चलने लगी और उसका सिर हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें, अगर उन्हें आंखें कह सकते हैं, खाली गड्ढों जैसी थीं जिनमें अंधेरा भरा हुआ था। वो अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी को निगल रहा हो। अचानक बस ने एक झटका खाया और वो आकृति गायब हो गई। तुमने देखा? मैंने कांपती आवाज में नेहा से पूछा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। उसके हाथ सीट के किनारे को कसकर पकड़ रहे थे। रवि ने पीछे मुड़कर हमें घूरा। क्या देखा? वो चीज गली में, मैंने किसी तरह शब्दों को जोड़ते हुए कहा। रवि ने सिर हिलाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है यार। लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं हो रहा था। मैंने जो देखा था वो हकीकत था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे यकीन नहीं था कि वो चीज सच में चली गई थी। उस डरावने मंजर के बाद बस के अंदर की खामोशी और भी भारी हो गई। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, हर बार ये सोचते हुए कि वो सफेद परछाई फिर से दिखेगी। बस की मध्यम पीली रोशनी जब जब झपकती, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। नेहा मेरे बगल में जमी हुई बैठी थी। उसकी आंखें बस के कोने कोने में किसी खतरे को तलाश रही थीं। रवि और रोहित अब भी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों में भी अब पहले जैसी मस्ती नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस रात का बोझ अब उन पर भी हावी होने लगा हो। चलो मांगड़ पहुंचने की कोशिश करते हैं, रवि ने कहा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान नकली लग रही थी। वहां पहुंचने के बाद यह सब किसी बुरे सपने जैसा लगेगा। बुरा सपना, यह शब्द हवा में तैर रहा था। किसी ने इसे कहा नहीं, लेकिन हर किसी के दिमाग में जैसे यही गूंज रहा था। बस ने एक और तेज मोड़ लिया। इंजन भारी आवाज में कराहने लगा। बाहर जंगल और भी घना और डरावना लग रहा था। सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी और हेडलाइट्स बस कुछ ही फीट तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। खिड़कियों पर धुंध जम गई थी। मैंने शीशे को पोंछा, ये देखने की कोशिश में कि शायद कुछ दिख जाए, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। सिर्फ पेड़, जगह जगह फैले हुए, अंधेरे में छुपे हुए पेड़। कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई साइन बोर्ड तक नहीं। मैंने नेहा की तरफ झुककर कहा, क्या हम सही रास्ते पर भी हैं? नेहा ने कंधे उचकाए। उसकी सांस ठंडी हवा में साफ दिखाई दे रही थी। पता नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर से पूछना कोई मदद करेगा। वो तब से चुप बैठा है जब से हम बस में चढ़े हैं। मैंने बस के आगे की तरफ देखा। ड्राइवर की आकृति धुंधले लाइट के नीचे साए जैसी लग रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था। उसकी कमर एकदम सीधी। शायद हमें उससे पूछना चाहिए, मैंने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, नेहा ने जल्दी से जवाब दिया, बस चुपचाप इंतजार करो। मंगड़ ज्यादा दूर नहीं हो सकता। मुझे इसमें भरोसा नहीं था। लाइट्स फिर से झपकी और जब स्थिर हुई तो मुझे एहसास हुआ कि एक और यात्री गायब हो गया था। वो औरत जो बस के पीछे बैठी थी, जिसका लाल दुपट्टा मैंने पहले देखा था, अब नहीं थी। उसकी सीट खाली थी, सीट का कपड़ा फटा हुआ और कुछ जगहों पर धब्बेदार। वो औरत कहाँ गई? मैंने डरते हुए पूछा। कौन? रवि ने पलट कर देखा। वो औरत, वो यहीं बैठी थी। मैंने खाली सीट की तरफ इशारा किया। रवि ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें धोखा हो रहा है, मैंने वहां किसी को नहीं देखा। हाँ देखा था, मैंने थोड़ा जोर से कहा। वो लाल दुपट्टा पहने थी। नेहा ने मेरी बांह पकड़ ली। अमन, धीरे बोलो। नहीं, मैंने कहा गुस्से में, कुछ गड़बड़ है। ये लोग। तभी एक जोर की आवाज बस में गूंज उठी। ये क्या था? रोहित ने धीरे से कहा। उसकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। बस थोड़ी सी हिली, लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए रखी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे जमे हुए थे जैसे चिपक गए हों। फिर एक और जोरदार आवाज हुई, इस बार छत से। हम सब जम गए। हमारी नजरें ऊपर की तरफ टिक गईं। क्या कोई जानवर होगा? नेहा ने डरते हुए कहा। यह जानवर की आवाज नहीं लगती, मैंने सूखे गले से जवाब दिया। आवाजें और तेज हो गईं। जो भी छत पर था, उसके कदम भारी और जानबूझकर उठ रहे थे। रवि खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ एक दृढ़ता थी। मैं जाकर देखता हूं। नहीं, नेहा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। प्लीज मत जाओ, शायद कोई डाली गिर गई होगी।
रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद यकीन नहीं था। उससे पहले कि हम उसे रोक पाते वो बस के आगे की तरफ चला गया। सुनिए साहब, उसने ड्राइवर से कहा, लगता है छत पर कुछ है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पलकें तक नहीं झपकाई। अरे, रवि ने जोर से कहा। उसके कंधे पर हाथ रखा। ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाया जैसे कोई मशीन हो। पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, धुंधली और बेजान। उसकी त्वचा मोम की तरह थी, जैसे किसी मुर्दे की। रवि पीछे हट गया, उसका चेहरा फक। ये क्या? ड्राइवर ने बिना कुछ कहे अपना सिर वापस घुमा लिया और सड़क की तरफ देखने लगा। रवि अपनी सीट पर वापस आ गया। बिना कुछ बोले उसके हाथ कांप रहे थे। उसने क्या कहा? रोहित ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, वो इंसान नहीं है। छत पर की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली। मैं अपनी सांस रोककर किसी भी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा और फिर लाइट्स फिर से झपकी। इस बार जब रोशनी वापस आई तो सभी यात्री हमारी तरफ देख रहे थे। उनके सिर एक साथ मुड़े हुए थे। उनकी खोखली आंखें सीधे हम पर टिकी हुई थीं। कोई भी पलक नहीं झपका, कोई भी हिला नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। ये क्या हो रहा है? मैंने धीरे से कहा। नेहा ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस रही थीं। अमन, मुझे नहीं लगता ये लोग जिंदा हैं। बस नहीं रुकी। वो बिना किसी रुकावट के जंगल के अंदर और गहराई में जाती रही, जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर चल रही हो। हम में से कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो यात्री अब भी हमें घूर रहे थे। उनकी खाली आंखें हर हमारी हरकत पर टिकी हुई थीं। मुझे इस बस से उतरना है, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। मुझे परवाह नहीं हम कहाँ हैं, बस किसी भी तरह यहां से उतरना है। हम नहीं उतर सकते, रवि ने कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। ड्राइवर बस रोकने वाला नहीं है और बाहर जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। वो सही कह रहा था। बाहर का जंगल अंधेरा और डरावना लग रहा था। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे उनकी शाखाएं जिंदा हों, मरोड़ खा रही हों। हमें कुछ करना होगा, रोहित ने धीरे से कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जैसे क्या? मैंने झुंझला कर कहा। ड्राइवर से लड़ोगे या इन यात्रियों से? कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी रफ्तार से चलती रही। सड़क अंधेरे में गुम होती जा रही थी। बस ने एक तेज ढलान चढ़ना शुरू किया। उसका इंजन कराह रहा था। हेडलाइट्स मुश्किल से घने कोहरे को चीर पा रही थीं, जो अचानक सड़क पर फैल गया था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था और माहौल में तनाव घुला हुआ था। मैंने नेहा की असमान सांसों की आवाज सुनी और यहां तक कि रवि, जो अक्सर बहादुरी दिखाता था, भी चुपचाप बैठा था। उसकी मुट्ठियां घुटनों पर कसकर जमी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो यात्री थे। उन्होंने न तो एक शब्द बोला और न ही अपनी जगह से हिले। उनकी खोखली आंखें हर छोटी सी हरकत पर टिकी थीं, जैसे किसी शिकारी का शिकार को देखने का इंतजार। अब मुझसे सहा नहीं गया। मैंने रवि की तरफ झुककर धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं। ये गलत है। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नजर ड्राइवर पर टिकी थी। और कहां जाएंगे अमन? जंगल में? तुमने उन पेड़ों को देखा, वो जिंदा हैं। बाहर जाने का मतलब मौत है। नेहा ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में ढंस गईं। शायद हमें चुपचाप इंतजार करना चाहिए। बस को मंगड़ तो पहुंचना ही होगा, है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर खिड़की से बाहर चली गई, जहां मैंने पेड़ों के बीच कुछ हलचल देखी। सफेद रंग की कोई आकृति जो तेजी से चल रही थी। वही चीज जो मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। बाहर से एक अजीब आवाज उठी, एक धीमी दर्द भरी सिसकी, जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। पहले वो हवा जैसी हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे हर तरफ से गूंज रही हो। नेहा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसका चेहरा डर से सख्त हो गया। ये क्या है? उसने फुसफुसाकर पूछा। आवाज और तीखी हो गई, जैसे किसी की चीखें एक दूसरे में समा रही हों। ये आवाज बस के बाहर से, अंदर से और यहां तक कि मेरे सिर के अंदर से भी आ रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल के लिए बस सन्नाटा छा गया। तभी सबसे करीब बैठे यात्री, भूरे कोट वाला आदमी, खड़ा हो गया। हम सब सुन्न हो गए।
आदमी धीरे धीरे हिला। उसकी हरकतें असामान्य और कठोर थीं, जैसे किसी अदृश्य डोरी से खींचा जा रहा हो। उसका सिर एक तरफ लटक गया और उसके पैर घसीटते हुए गलियारे की तरफ बढ़े। वो कहाँ जा रहा है? नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। आदमी गलियारे के बीच में रुक गया। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा, जैसे वो किसी चीज को सुन रहा हो, और फिर उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा मोम जैसा सफेद और ठंडा था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, जो हर रोशनी को निगल रही थीं। मुंह खुला हुआ था, जिसमें पीले टेढ़े मेढ़े दांत दिखाई दे रहे थे। रवि ने धीमे से गाली दी और रोहित को अपनी ओर खींच लिया। आदमी ने अपना एक हाथ उठाया, हमारी तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां पतली और सूखी थीं और नाखून काले और टूटे हुए थे। नेहा ने मेरे बगल में सिसकते हुए सिर हिला दिया। हिलना मत, रवि ने फुसफुसाकर कहा। बस हिलना मत। आदमी ने एक गहरी घुटी हुई आवाज निकाली। उसका सिर झटके से हिला और उसका हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। वह वापस अपनी सीट की ओर लुढ़कता हुआ चला गया, जैसे किसी कठपुतली की डोरियां काट दी गई हों। लेकिन उसका सिर अब भी हमारी तरफ मुड़ा हुआ था और उसकी खोखली आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। बस ने एक और तेज मोड़ लिया। इस झटके ने मुझे मेरी सुन्नता से बाहर ला दिया। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। हम यहां नहीं रह सकते थे। जो कुछ भी इस बस में हो रहा था, उसका अंत हमारे लिए अच्छा नहीं होने वाला था। मैं रवि की तरफ झुका। हमें कुछ करना होगा। और क्या करेंगे? उसने धीरे से फुसफुसाया। चलती बस से कूद जाओ, ड्राइवर से लड़ो। तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है? नेहा ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अमन देखो। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और खिड़की से बाहर झांका। जंगल बदल रहा था। पेड़ अब और ऊंचे और डरावने लग रहे थे। उनकी तने मुड़े और मरोड़े हुए थे, जैसे किसी प्राचीन यातना का निशान। उनकी शाखाएं ऊपर जुड़कर एक छतरी सी बना रही थी, जिसने चांदनी को पूरी तरह रोक दिया था। लेकिन सिर्फ पेड़ ही नहीं बदल रहे थे। उनके बीच कुछ आकृतियां चल रही थीं, सफेद धुंधली छायाएं जो बीच बीच में दिखती और गायब हो जाती। कुछ आकृतियां इंसानी लग रही थीं, तो कुछ भयंकर विकृत। उनके अंग असंभव तरीकों से मुड़े हुए, और वो सब बस को देख रही थी। बस रोको! रोहित अचानक चिल्ला पड़ा, खड़ा हो गया। उसकी चीख ने उस डरावने सन्नाटे को तोड़ दिया, और तभी सारे यात्री हिलने लगे। उन्होंने अपनी गर्दनें उसकी तरफ घुमाई और उनकी खोखली आंखें उसके कांपते शरीर पर टिक गईं। बैठ जाओ, रवि ने फुसफुसाते हुए उसे वापस खींच लिया। बस नहीं रुकी। उसने रफ्तार भी कम नहीं की। ड्राइवर अब भी वैसा ही बैठा था, उसका चेहरा स्थिर, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए, और उसकी सफेद खोखली आंखें सड़क पर टिकी थीं। हम यहां मर जाएंगे, नेहा ने सुबकते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। हमें ढूंढना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बस की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो किसी ऊंचाई पर चढ़ रही हो। इंजन की आवाज उस सन्नाटे में डरावनी लग रही थी। बाहर का जंगल जैसे जिंदा हो, किसी अजीब लय में हिलता हुआ। जो आकृतियां हमने पहले देखी थीं, अब और साफ नजर आ रही थीं, सफेद, पारदर्शी, और उनकी हरकतें भटकती आत्माओं जैसी। मैंने रवि की ओर देखा, धीमे से पूछा, तुम भी देख रहे हो बाहर? वो कुछ पल रुका, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर बाहर रहेंगे। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक बस जोर से झटकी और हम अपनी सीटों से टकरा गए। लाइट्स मिचमिचाई और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसी पल मैंने अपने हाथ पर कुछ ठंडा और गीला महसूस किया, जैसे सड़ी हुई त्वचा। लाइट्स वापस आईं और मैंने जल्दी से इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन वो ठंडी अनुभूति अब भी बनी हुई थी। अमन! नेहा की आवाज डर से कांप रही थी। हाँ, नीचे देखो। मैंने उसकी नजर का पीछा किया। हमारी सीटों के नीचे से एक काला चिपचिपा तरल फैल रहा था। वो मोटा और गाढ़ा था, जैसे किसी गहरे तेल की तरह, और धीरे धीरे पूरे फर्श पर फैल रहा था। फिर एक भयंकर दुर्गंध ने मुझे झकझोर दिया, सड़ी हुई चीजों की तीखी बदबू। ये क्या है? रवि ने घबराई हुई आवाज में पूछा। रोहित झुका, जैसे उसे छूने वाला था। नहीं, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। इसे मत छूना। वो तरल हलचल करने लगा, जैसे जिंदा हो, और फिर हमारी आंखों के सामने वो सीटों की टांगों पर चढ़ने लगा।
हमारी तरफ बढ़ते हुए। बाकी यात्री अब भी अजीब तरह से स्थिर बैठे थे, लेकिन उनके मुंह हिलने लगे। एक साथ सब फुसफुसाने लगे। उनकी आवाज एक अजीब गुर्राहट भरी भाषा में थी, जो मेरे कानों को तकलीफ दे रही थी और मेरी त्वचा को सिहरन दे रही थी। नेहा ने अपने कानों को ढक लिया, आंसू बहाते हुए बोली, इसे बंद करो प्लीज, इसे बंद करो। मैंने उसे अपनी ओर खींचा। नेहा, मेरे साथ रहो, उनकी बात मत सुनो। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, बस के अंदर गूंजने लगी, जैसे हर तरफ से आ रही हूं। नीचे का तरल अब तेजी से बढ़ रहा था, सीटों पर चढ़कर हमारे पैरों तक पहुंच गया। हमें यहां से निकलना होगा, रवि ने कांपती आवाज में कहा। कैसे? मैंने झुंझलाकर कहा। दरवाजे खुलते नहीं हैं और ड्राइवर। मैंने बोलते बोलते रुक गया। ड्राइवर अब अपनी सीट पर नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, बस को घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ा रहा था। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी अदृश्य शरीर की छाप रह गई हो, जैसे वह हवा में घुलकर गायब हो गया हो। हे भगवान, रोहित बुदबुदाया। बस को चला कौन रहा है? इससे पहले कि हम में से कोई जवाब देता, फुसफुसाहट अचानक रुक गई। सन्नाटा कानों को चीर देने वाला था और फिर एक एक करके यात्री खड़े होने लगे। सबसे पहले भूरी कोट वाला आदमी हिला। उसका सिर एक अजीब कोण पर मुड़ा और जोर से चटखने की आवाज हुई, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। उसकी खोखली आंखें मुंह पर टिक गईं, जैसे किसी शिकारी ने शिकार पर नजर गड़ाई हो। वह गलियारे में कदम रखा। उसके हरकतें टूटे हुए कठपुतली जैसी थीं, झटकेदार और अस्वाभाविक। उसके बाद बाकी यात्री भी उठने लगे। उनके सिर मुड़ मुड़कर अजीब दिशाओं में घूम रहे थे और वे लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। वे एक साथ हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके पैर फर्श पर घसीटते हुए चल रहे थे और उनके मुंह खामोश चीखों में खुले हुए थे। पीछे हटो, रवि चिल्लाया, रोहित को पीछे धकेलते हुए। पीछे हटो। लेकिन यात्री रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे पहला आदमी झपटा। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां रवि की ओर बढ़ी। मैं बिना सोचे समझे हरकत में आ गया। सीट के नीचे से आग बुझाने वाला सिलेंडर निकाला और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। सिलेंडर उसके सिर से टकराया और वह फर्श पर गिर पड़ा। एक पल के लिए मुझे लगा कि खतरा टल गया, लेकिन फिर उसका शरीर हिलने लगा। उसकी गर्दन भयानक आवाज के साथ वापस अपनी जगह पर आई और वह फिर से खड़ा हो गया। उसकी खोखली आंखें अब मुझ पर जमी थीं। ये मरते नहीं हैं, मैंने कांपती आवाज में कहा। तो फिर क्या करें? नेहा चीख पड़ी। हमें इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचना होगा, मैंने जल्दी से कहा। बस यही एक रास्ता है। लेकिन बाहर क्या है? नेहा ने डरते हुए पूछा। क्या तुम सच में सोचती हो कि बाहर इससे भी बुरा होगा? मैंने तेजी से जवाब दिया। नेहा ने कुछ नहीं कहा। हम एक साथ आगे बढ़ने लगे, खुद को पीछे की ओर धकेलते हुए। यात्री अब तेजी से हरकत करने लगे थे। उनकी चाल पागलपन भरी और उन्मत्त हो गई थी। उनके फुसफुसाने की आवाज लौट आई थी और इस बार और तेज, मेरे सिर के अंदर गूंजती हुई। हर कदम के साथ खतरा और करीब आ रहा था। फर्श पर फैला द्रव अचानक ऊपर की ओर उछलने लगा, हमारे टखनों को पकड़ने की कोशिश करते हुए। यह हमें धीमा कर रहा था। हम नहीं बच पाएंगे, रोहित चिल्लाया। हम बचेंगे, मैंने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और आगे खींचा। हम इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचे और रवि ने अपने कंधे से दरवाजे पर जोर मारा। दरवाजा कराह उठा, लेकिन हिला तक नहीं। ये फंसा हुआ है, रवि ने घबराहट भरी आवाज में कहा। हट जाओ, मैंने चिल्लाते हुए आग बुझाने वाले सिलेंडर को हैंडल पर मारा। धातु मुड़ गई और आखिरी कोशिश में दरवाजा जोर से खुल गया। ठंडी नम हवा अंदर आई, जिसमें गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध थी। भागो, मैंने नेहा को धक्का देते हुए कहा। एक एक करके हम अंधेरे में कूद पड़े, नीचे घने जंगल की मिट्टी पर गिरते हुए। लेकिन जब मैंने बस की तरफ मुड़कर देखा तो यात्रियों को खुले दरवाजे पर खड़ा पाया। उनके खोखले चमकते हुए नेत्र अंधेरे में चमक रहे थे। फिर एक एक करके वे बस से उतरने लगे। जमीन की ठंडक मेरे शरीर में झंझनाहट भर रही थी। नीचे गिरने से मेरी सांसें थम गई थीं और सड़न की गंध और तीव्र हो गई थी। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और नेहा को उठाया। रवि भी हमारे पास गिरा, दर्द से कराहते हुए, और उसके पीछे रोहित भी कूद पड़ा। भागो, रवि चिल्लाया। उसकी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। हमने बिना एक पल गंवाए दौड़ना शुरू कर दिया। जंगल घना था, ऊंचे पेड़ चांदनी की हल्की रोशनी को भी रोक रहे थे।
मुड़े हुए जड़ें और कांटेदार झाड़ियां हमारे पैरों को खरोंच रही थीं और हमारी सांसें तेजी से उखड़ रही थीं। बस से आती फुसफुसाहटें हमारे पीछे पीछे जंगल में भी गूंज रही थीं, जैसे कोई काली छाया हमें घेर रही हो। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाई। यात्री बस से निकल रहे थे। उनकी फीकी पारदर्शी आकृतियां अंधेरे में अस्वाभाविक रूप से तेजी से चल रही थीं। उनकी खोखली आंखें फिर से चमकने लगी थीं। वे आ रहे हैं, मैंने चिल्लाते हुए नेहा का हाथ पकड़ा और उसे आगे खींचा। जंगल जितना गहरा हुआ उतना ही अजीब लगने लगा। पेड़ अपनी जगह से हिलते और झूलते दिख रहे थे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल जैसी लग रही थी। जमीन हमारे नीचे नरम और आसमान हो गई थी, जो अजीब गाढ़े तरल से भरने लगी थी। वह तरल बुलबुला रहा था, जैसे उसमें कोई जान हो। रवि एक जड़ से टकराकर गिर पड़ा। रुको, उसने संघर्ष करते हुए चिल्लाया। मैं पलटा और उसे उठाया। चलो, हमें अब नहीं रुकना चाहिए, रोहित ने हांफते हुए और अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो, सामने एक खुला मैदान है। हमने तेजी से दौड़ना शुरू किया। पीछे फुसफुसाहटें और तेज हो गई थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था जब हम मैदान में पहुंचे, लेकिन जो हमने वहां देखा उसने हमें वहीं जड़ कर दिया। मैदान अजीब फीकी रोशनी में नहाया हुआ था, जो जैसे कहीं से निकल रही हो। बीच में एक विशाल मुड़ा हुआ पेड़ खड़ा था। उसका काला तना अजीब चमकते चिन्हों से ढका हुआ था। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ धातु जैसा, खून की तरह। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस गईं। यह जगह क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन यह सही नहीं लगती। रवि ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। उसकी नजरें पेड़ पर टिकी थीं। क्या तुम सुन रहे हो? उसने पूछा। मैंने ध्यान लगाया। फुसफुसाहटों के नीचे एक और आवाज थी, धीमी लयबद्ध धड़कन, जैसे किसी विशाल दिल की धड़कन। रोहित एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। हमें यहां नहीं होना चाहिए, हमें यहां से निकलना होगा। इससे पहले कि हम हिलते, फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं और फिर पेड़ ने हरकत की। उसकी मुड़ी हुई शाखाएं चरमराती हुई हिलने लगी, जैसे हमारे पास पहुंचना चाहती हूं। तने पर चमकते चिन्ह भयावह रोशनी से धड़कने लगे और धड़कन की आवाज तेज और जोरदार हो गई। जमीन कांपने लगी और पेड़ के नीचे से काले चिपचिपे तंतु निकलने लगे, जो हमारी तरफ बढ़ने लगे। भागो, रवि ने चिल्लाया, रोहित को खींचते हुए। लेकिन तंतु हमारी तुलना में तेज थे। उनमें से एक ने नेहा के टखने को जकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह चीख पड़ी, मिट्टी को नाखूनों से खरोंचते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। नेहा! मैंने चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ लगाई। मैंने उसकी बाहें पकड़ी और पूरी ताकत से खींचा। तंतु ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और नेहा दर्द से चिल्लाई, मदद करो! मैंने रवि और रोहित को पुकारा। वे दौड़कर आए और नेहा को पकड़कर जोर से खींचने लगे। तंतु अस्वाभाविक ताकत से हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम तीनों ने मिलकर उसे छुड़ा लिया। तंतु तुरंत पीछे हट गया, लेकिन पेड़ जोर से कराह उठा। उसकी शाखाएं भयानक तरीके से झूलने लगी। हमें अभी निकलना होगा, रवि ने चिल्लाया। हम दौड़े। हमारी सांसें उखड़ रही थीं और पैर थकावट से कांप रहे थे, लेकिन जंगल जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। मैदान गायब हो चुका था और चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, जो हर दिशा को एक जैसा बना रहे थे। यह जगह क्या है? नेहा ने घबराई आवाज में कहा, मेरा हाथ पकड़ते हुए। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, अपनी आवाज में डर को छिपाने की कोशिश करते हुए। लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना होगा। फुसफुसाहटें लौट आई थी, इस बार और भी खतरनाक और तेज। वे हर तरफ से आ रही थी, पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी और मेरे सिर के अंदर छुप रही थी। और फिर मैंने उन्हें देखा, बस के यात्री पेड़ों के बीच से आते हुए। उनकी खोखली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वे यहां हैं, मैंने कांपती आवाज में कहा। यात्री तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे। उनकी हरकतें अस्वाभाविक और डरावनी थीं। हम गिरे हुए थे और भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रवि ने एक मोटी टहनी उठा ली और उसे हथियार की तरह लहराते हुए चिल्लाया, पीछे हटो! लेकिन वो आकृतियां रुकी नहीं। नेहा ने मुझसे कसकर लिपटते हुए कांपते हुए पूछा, अब क्या करें? मैंने इधर उधर देखा। दिमाग तेजी से भागने लगा। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, घने जंगल के बीच से होकर इस तरफ। मैंने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ा और पेड़ों के बीच एक संकरी जगह की ओर खींचा। रवि और रोहित हमारे पीछे पीछे आए।
और हम घनी झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। फुसफुसाहटें और ज्यादा तेज और बेचैन होती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम भागे मुझे महसूस हुआ कि हमें बस भगाया नहीं जा रहा, बल्कि किसी भयानक चीज की ओर धकेला जा रहा था। कुछ ऐसा जिससे बच पाना शायद नामुमकिन था। जंगल मानो जिंदा था, हमें किसी अदृश्य रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहा था। पीछे के पेड़ धीरे धीरे बंद हो रहे थे और सामने सिर्फ ही जगह खुल रही थी जिससे हम आगे बढ़ सकें। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी और फुसफुसाहटें इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो मेरे दिमाग के अंदर से आ रही हों। रुको! नेहा ने मेरा हाथ झटकते हुए चिल्लाया। हम ऐसे नहीं भाग सकते, हमें पता भी नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। मैं पलटा, हांफते हुए, लेकिन शब्द गले में अटक गए। रवि और रोहित भी रुक गए। उनके चेहरे पसीने से तर और डर से सफेद हो चुके थे। क्या तुम वापस उन लोगों के पास जाना चाहती हो? रवि ने गुस्से और डर से कांपती आवाज में कहा। क्योंकि यही एकमात्र विकल्प बचा है। नेहा ने सिर हिलाया, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। मुझे बस एक पल चाहिए, प्लीज। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम यहां नहीं रुक सकते, वो हमारे बहुत करीब हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं हम जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पहुंचेंगे। रोहित थोड़ा पास आया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। अमन, मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर कोई भी सुरक्षित जगह है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और हम सब एकदम से जम गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश की। कुछ तो है, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी टहनी को कसकर पकड़ते हुए। झाड़ियां हटी और एक पल के लिए मैंने उसे देखा। एक छायादार आकृति अंधेरे में मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें अंधेरे को चीरती हुई दिखी। वो यात्रियों में से कोई नहीं था, ये कुछ और था, कुछ पुराना और भयंकर। भागो! मैंने चिल्लाया, नेहा का हाथ खींचते हुए। हम अंधाधुंध जंगल में दौड़ पड़े। जमीन हमारे कदमों के नीचे फिसल रही थी। फुसफुसाहटें हमारे पीछे पीछे भाग रही थीं, तेज और हिंसक, मानो चीखें और गुर्राहटें एक साथ मिल गई हों। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसकी जलती हुई नजरें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। घंटों भागने के बाद ऐसा लगा हम एक और खुले स्थान में पहुंच गए। उसके बीच में एक पुरानी पत्थर की संरचना खड़ी थी, आधी जमीन में ढंसी हुई। वो किसी प्राचीन मंदिर की तरह लग रही थी, जिसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और जिन पर अजीब अजीब नक्काशियां थीं जो मंद रोशनी में हल्की हल्की चमक रही थी। क्या यह जगह सुरक्षित है? नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंधेरे में झांका। यह बाहर रहने से बेहतर है। किसी की राय का इंतजार किए बिना वो अंदर घुस गया। रोहित ने उसका पीछा किया और मैंने नेहा को उनके पीछे खींचा। अंदर की हवा भारी और बोझिल थी, जिसमें खून की सी तेज गंध थी। दीवारों पर बनी नक्काशियां जटिल और अजीब थीं, और जब मैं उन्हें ज्यादा देर तक देखता तो वो हलचल करने लगती। ये जगह है क्या? रोहित ने मुश्किल से सुनी जाने वाली आवाज में पूछा। बहुत पुरानी है, रवि ने दीवारों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, और ये वो पुराना नहीं है जो सुरक्षित लगता हो। नेहा ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठ गई, अपने घुटनों को सीने से लगाए। मुझे अब और नहीं सहना, मुझे बस घर जाना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उसके पास झुका और उसके कंधे पर हाथ रखा। हम इससे बाहर निकलेंगे, मैं वादा करता हूं, रवि ने खींचकर कहा। कैसे? अगर तुम्हें समझ नहीं आया हो तो हम किसी बुरे सपने में फंसे हुए हैं। वादों का यहां कोई मतलब नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। वो गलत नहीं था, लेकिन मैं नेहा को हिम्मत हारने नहीं दे सकता था। तभी जमीन हिलने लगी। एक गहरा गूंजता हुआ कंपन पूरे मंदिर में फैल गया। दीवारों पर बनी नक्काशियां तेजी से चमकने लगी और उनकी परछाइयां डरावने आकार लेने लगी। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, रोहित ने कहा, दीवारों से पीछे हटते हुए। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, एक गहरी गुर्राने वाली आवाज मंदिर में गूंज उठी। वो आवाज किसी भी चीज जैसी नहीं थी जो मैंने कभी सुनी हो। प्राचीन, अलौकिक और क्रूरता से भरी हुई। तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। ये शब्द मेरी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गए। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, उस आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हर जगह से आ रही हो। जाओ, वो फिर बोली और दीवारें उसकी गूंज से कांप उठी। कैसे? मैंने चिल्लाकर पूछा। यहां से कैसे जाएं? कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय दीवारों पर बनी नक्काशियां अपनी जगह बदलने लगीं
और उनके आकार विकृत होकर भयानक रूप लेने लगे। और फिर परछाइयां जिंदा हो गईं। दीवारों से अलग होकर परछाइयां धीरे धीरे मानवीय आकार लेने लगीं। उनकी आकृतियां हवा में घूमती और तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगीं। उनके लंबे डरावने हाथ हमारी ओर बढ़े। रवि ने अपने हाथ में पकड़ी हुई डाली से पास आती परछाई पर वार किया, लेकिन वह बेअसर रही। लकड़ी राख बनकर उसके हाथों से फिसल गई। इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, रवि चिल्लाया पीछे हटते हुए। साथ रहो, मैंने जोर से कहा और नेहा का हाथ थाम लिया। परछाइयां हमें घेरने लगीं। उनकी चमकती आंखें सीधे हम पर गड़ी थीं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और हर सांस मानो सीने में चुभ रही थी। तभी एक परछाई रोहित पर झपटी। उसके लंबे पतले हाथ रोहित की गर्दन के चारों ओर लिपट गए। वह चीख पड़ा और उसका शरीर तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था मानो परछाई उसकी सारी ऊर्जा खींच रही हो। रोहित! नेहा चिल्लाई और उसकी तरफ भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोका। दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। कुछ भी करने का कोई उपाय नहीं था। रोहित की चीखें धीमी पड़ गईं और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह अब एक निर्जीव शव था। परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। हमें यहां से निकलना होगा, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। लेकिन रोहित, नेहा ने रोते हुए कहा। वह अब हमारे साथ नहीं है, मैंने कहा। मेरी आवाज खाली और थकी हुई थी। हम उसे अब नहीं बचा सकते। रोहित की मौत का गम हमारे ऊपर भारी था, लेकिन हम फिर भी जंगल की ओर भागने लगे। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल और भी खतरनाक हो गया है। रास्ता अब और अधिक पेचीदा और घुमावदार हो गया था, जैसे पेड़ हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों। हमें चलते रहना होगा, मैंने बमुश्किल अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। हम यहां रुक नहीं सकते। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर डर और थकावट साफ झलक रही थी। रवि आगे आगे चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। चारों ओर फिर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। इस बार वे और भी तेज थीं, जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन उनके शब्द समझ से परे थे। थोड़ी देर बाद हम एक अजीब सी खुली जगह पर पहुंच गए। ये जगह बाकी जंगल से अलग लग रही थी। यहाँ की हवा हल्की और पवित्र सी महसूस हो रही थी। सामने पत्थरों के कुछ खंडहर खड़े थे, पुराने खंभे जिनमें से कुछ टूट चुके थे। यह जगह यह समय से परे लगती है, नेहा ने डरते हुए कहा। हम धीरे धीरे खंडहर के पास पहुंचे। हवा में एक गहरी धीमी गूंज थी जो जमीन के नीचे से आती महसूस हो रही थी। जैसे ही हमने खंडहर के केंद्र में कदम रखा, एक ठंडक की लहर हमारे चारों ओर फैल गई। पत्थरों की सतह पर काले गाढ़े तरल पदार्थ की परत थी। यह जगह कब्रिस्तान जैसी लगती है, रवि ने बुदबुदाया, या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। मैंने चारों ओर देखा। यह जगह बहुत गलत लग रही थी। हवा में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी खंडहर की छाया से एक आकृति उभरी। वह लंबा और डरावना था। उसका शरीर सूखी लकड़ी जैसा था। उसकी दरारें उसके प्राचीन होने का प्रमाण थीं। उसकी आंखें काली, गहरी और जीवन से खाली थीं, लेकिन उनमें एक भयानक चमक थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। हम सब जड़ हो गए। उसका डरावना स्वर हमारी हड्डियों तक गूंज रहा था। हम कैसे निकलें? मैंने बमुश्किल अपनी आवाज निकाली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। खंडहर की दीवारों से फिर से फुसफुसाहटें आने लगीं और फिर अचानक जमीन दरकने लगी। हमारे पैरों के नीचे एक विशाल खाई उभर आई। यहां से भागो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। अभी! हम दौड़ पड़े। जंगल की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अब हमारे दुश्मन बन चुकी थीं। हमें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हमें भागना ही था। खाई के नीचे से उठती अंधेरी गहराई हमें निगलने को तैयार थी। पीछे से हमें उस आकृति की गूंजती हंसी सुनाई दी जो हमारे दिलों में आतंक भर रही थी। हम यहां मरने वाले हैं, नेहा फुसफुसाई। उसकी आवाज टूट रही थी। अमन, मैं यहां मरना नहीं चाहती। हम नहीं मरेंगे, मैंने कहा, हालांकि मैं खुद इस पर यकीन नहीं कर रहा था। हम मर नहीं सकते, लेकिन जंगल ने कुछ और ही तय कर रखा था। पेड़ धीरे धीरे हमारी ओर झुकने लगे। उनकी तने असंभव कोणों पर मुड़ रहे थे। फुसफुसाहटें चारों ओर गूंज रही थीं, अब पहले से भी तेज। उनकी आवाजें एक में मिलकर पागलपन की हद तक बढ़ रही थीं। नेहा चीख उठी, मुझसे दूर खींचती हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। उसके पैर जमीन पर रगड़ खा रहे थे।
और वह बेतहाशा कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाने की। नेहा! मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जमीन अचानक मेरे नीचे हिल गई। मैं गिर पड़ा। मेरे हाथ गीली मिट्टी पर लग गए। जब मैंने ऊपर देखा तो नेहा गायब थी। उसकी चीख जंगल में गूंजती रही, फिर धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। मैं फिर से अकेला था, किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। नेहा के गायब होने का बोझ मेरे दिल पर भारी था। मेरे पैर थरथरा रहे थे, पूरा शरीर थकान और दर्द से टूट रहा था। चारों ओर फैला जंगल अंधकारमय, भयावह और एक अजीब सन्नाटे से भरा हुआ मुझे निगलने को तैयार लग रहा था। नेहा की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, एक दर्दनाक और डरावनी पुकार जिसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया था। नेहा! मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज फटी हुई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल वैसे ही स्थिर था जैसे उसने उसे निगल लिया हो। पेड़ों के बीच की छायाएं कांप रही थीं, जैसे उनमें कुछ जीवित हो, लेकिन कोई भी प्राणी मेरे खड़े होने वाली जगह पर कदम नहीं रख रहा था। मैं उसे महसूस कर सकता था, कुछ भयानक और घुटन भरी उपस्थिति जो मुझे देख रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी। अब यह केवल वह संरक्षक नहीं था, पूरा जंगल एक जीवित सांस लेता हुआ दानव बन चुका था और मैं उसका शिकार था। मुझे आगे बढ़ना था। मैं डर को मुझ पर हावी नहीं होने दे सकता था। मैं नेहा की मौत को बेकार नहीं जाने दे सकता था, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था, जैसे धरती मुझे पीछे खींच रही हो, अपने अंधकार के गर्त में समाने के लिए। जैसे ही मैं लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, यह नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं। पेड़ धीरे धीरे छंटने लगे और घने पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी झांकने लगी। मेरे भीतर उम्मीद जागी, शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद मैं आखिरकार इस जंगल से बाहर निकलने वाला था। लेकिन जब मैं जंगल से निकलकर एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा तो मेरा दिल डूब गया। वहां उस खाली मैदान के किनारे एक पुराना और उजड़ा हुआ गांव खड़ा था। सब कुछ बेहद शांत था, इतना शांत कि माहौल में कुछ गलत लग रहा था, जैसे सब कुछ समय में थम गया हो। गांव के घर आधे गिर चुके थे, उनकी छतें ध्वस्त हो चुकी थीं। जमीन पर टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और सड़ती हुई लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। हवा में सड़ांध की बदबू थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मेरी रूह तक को झकझोर रहा था। मैं गांव के भीतर कदम रखता गया और हर कदम के साथ सन्नाटे में मेरी आहट गूंजने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की आंखें मुझे देख रही थीं, जैसे उन उजड़े घरों की खिड़कियों की परछाइयों से मरे हुए लोगों की निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। और तभी एक घर से आवाज आई, बेहद धीमी, जैसे किसी ने फुसफुसाया हो, इतनी हल्की कि मैं लगभग उसे सुन ही नहीं पाया। अमन! मैं जड़ हो गया। आवाज मुलायम और जानी पहचानी। नेहा! मैंने पुकारा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही फुसफुसाहट मेरा नाम दोहराती हुई। मुझे पता था वह नेहा नहीं थी। मेरे दिल की गहराई में मैं यह जानता था, लेकिन आशा, उस जीवन के चिन्ह को खोजने की बेताबी ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं गांव के बीचों बीच बने सबसे बड़े घर की ओर बढ़ा। वह खंडहर हो चुका था, दीवारें झरझर थीं। मैंने भारी दरवाजा धकेला जो एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा था और फर्श पर अजीब निशान बने हुए थे। दीवारों पर प्राचीन प्रतीक अंकित थे और कमरे के बीचों बीच पत्थरों का एक घेरा था जिसके अंदर एक फटा पुराना कपड़ा रखा हुआ था। कमरे की हवा घनी और भारी थी, अगरबत्ती और सड़ांध की गंध से भरी हुई। जैसे ही मैं करीब गया, फर्श के नीचे से एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। यह क्या है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी और तभी मैंने उसे देखा। दीवारों पर लाल रंग में लिखे शब्द जो मेरे खून को जमा देने के लिए काफी थे। खोई हुई आत्माओं की कीमत खून से चुकाई जाती है। मैं डर से पीछे हट गया। यह सिर्फ एक उजड़ा गांव नहीं था, यह एक कर्मकांड की जगह थी, वह जगह जहां कभी काले और वर्जित अनुष्ठान किए गए थे। मैं गलती से उस अभिशाप के दिल में कदम रख चुका था। अचानक गुनगुनाहट तेज हो गई और मेरे नीचे की जमीन कांपने लगी। पत्थरों का घेरा हल्का सा चमकने लगा और कमरे में एक बीमार सी रोशनी फैल गई। भाग जाओ! एक आवाज फुसफुसाई। वह किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि खुद दीवारों से निकल रही थी, जैसे पूरा गांव जिंदा हो गया हो और मुझसे बात कर रहा हो। भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन मैं नहीं भाग सकता था। मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे इस बुरे सपने को खत्म करने की उम्मीद चाहिए थी। मैं उस कपड़े के पास झुका और जैसे ही मैंने उसे छुआ,
मेरे दिमाग में एक दृश्य कौंधा, जंगल का दृश्य, परछाइयों का और उस रक्षक का। लेकिन इस बार वहां और भी आकृतियां थीं, दर्जनों, सभी विकृत और टूटी हुई। उनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे हुए। वे खोई हुई आत्माएं थीं, हमेशा के लिए जंगल में फंसी हुई। उन्होंने एक सौदा किया था, एक अनुष्ठान जो उन्हें इस जमीन से बांध चुका था, और अब वे मुझे पुकार रही थीं। आवाज फिर गूंजी, इस बार और जोर से, मेरे दिमाग में गूंजते हुए, जंगल तुम्हें निगल जाएगा, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं, केवल जंगल रहेगा। मुझे लगा जमीन फिर से कांप रही है और कमरे के कोनों में छायाएं खींचने लगी, जैसे अंधकार से बने इंसानी आकार मेरे करीब आ रहे हों। मैं उन्हें महसूस कर सकता था, उनका दर्द, उनकी हताशा, और तभी मुझे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वह अनुष्ठान उन्हें इस जगह बांधने के लिए था, उन्हें यहां फंसा कर रखने के लिए, जीवित और मृत की दुनिया के बीच। लेकिन वह अधूरा था और अब इसे पूरा करने की बारी मेरी थी। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं भागने की कोशिश करता, इस जंगल से दूर होकर सब कुछ पीछे छोड़ देता, जिसमें नेहा की आत्मा भी शामिल थी, या फिर मैं अनुष्ठान के आखिरी हिस्से को पूरा करता, वह हिस्सा जो खोई हुई आत्माओं को शांति देता। लेकिन इसकी कीमत थी मेरा खून, मेरी जिंदगी। छायाएं और करीब आ गईं, उनकी ठंडी परछाइयां मेरी त्वचा को छू रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने अपना फैसला कर लिया। हवा भारी और दम घोंटू हो गई थी। छायाएं मेरे चारों ओर घूम रही थीं। उनकी मौजूदगी इतनी तीव्र थी कि ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें मुझ पर बंद हो रही हों। खोई हुई आत्माओं का दर्द और उनकी पीड़ा मेरी आंखों के सामने चमक उठी, और एक पल के लिए उनकी हताश चीखें मेरी आत्मा के भीतर तक गूंज गईं। मैं जानता था कि मुझे क्या करना होगा। वो प्राचीन अनुष्ठान जिसने इन आत्माओं को इस भूमि से बांध दिया था, कभी पूरा नहीं हुआ। अधूरा रह जाने के कारण मृतकों की आत्माएं अंधकार में फंसी हुई थीं, आगे बढ़ने में असमर्थ। वे किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थीं जो इसे पूरा कर सके, जो उन्हें वह शांति दे सके जिसकी उन्हें इतनी गहराई से चाह थी। लेकिन इसे पूरा करने की कीमत मुझे चुकानी थी। कमरे में ठंडक बढ़ गई और छायाएं करीब आने लगीं। अब मैं स्पष्ट रूप से उनकी आवाजें सुन सकता था, जोर से और साफ, मुझे पुकारती हुई, मुझे कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हुई। पूरा करो, हमें मुक्त करो। मैं कांपते पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन मेरे इरादे अब मजबूत हो चुके थे। मैंने कमरे के केंद्र में पत्थरों के घेरे की ओर कदम बढ़ाया, जहां वह फटा पुराना कपड़ा रखा था। पत्थरों के भीतर एक अजीब ऊर्जा थी जो मेरी उंगलियों के नीचे धड़क रही थी, जैसे खुद जमीन शाप के बोझ से जिंदा हो। अब मुझे खिंचाव महसूस हो रहा था, एक अजेय बल मुझे अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अनुष्ठान पूरा करने के लिए तैयार हुआ, मैं झिझक गया। कीमत स्पष्ट थी, मेरा जीवन, मेरा खून। छायाएं सब कुछ ले लेंगी, लेकिन क्या आत्माएं वास्तव में मुक्त होंगी? क्या नेहा की आत्मा भी उनमें होगी? आखिरकार जंगल की पकड़ से आजाद, मैंने अपनी आंखें बंद की, उसकी मुस्कान और उसका चेहरा याद किया। वो पल जब उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया था, सिर्फ अंधेरे में गायब हो जाने के लिए, और मैं उसकी आवाज सुन सकता था। हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट, हमें बचाओ, अमन। मैंने अपनी आंखें खोली, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट अब दहाड़ में बदल चुकी थी। उनकी आवाजें एक हो गई थीं। छायाएं अब मोटी और काली, हर कोने से दबाव बना रही थी। मैं उनकी ठंडी उंगलियों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। उनका स्पर्श बर्फ जैसा था। आखिरी गहरी सांस लेते हुए मैंने अपने हाथ पत्थरों के घेरे पर रख दिए। पत्थर की ठंड मेरी त्वचा में समा गई और मैं महसूस कर सकता था कि अनुष्ठान शुरू हो चुका था। ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर बिजली की तरह दौड़ने लगी। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और कमरा मेरे चारों ओर विकृत और मुड़ता हुआ महसूस हुआ। तुम कीमत चुकाओगे, संरक्षक की आवाज गूंजी, अब गहरी और खोखली। यह अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक सच्चाई थी। मैं पीछे नहीं हटा, मैं नहीं सकता था। यही एकमात्र रास्ता था। एक आखिरी हताश चीख के साथ मैंने अपने हाथ को टूटे हुए पत्थर के किनारे से काट दिया जो मेरे सामने पड़ा था। खून कपड़े पर टपकने लगा, उसे लाल रंग में रंगते हुए। जैसे ही मेरा खून कपड़े को छुआ, मेरे नीचे की जमीन कांपने लगी और दीवारें जैसे हिलने लगी। छायाएं भयंकर रूप से मरोड़ खाने लगी, जैसे वे हो रहे अनुष्ठान का विरोध कर रही हूं। लेकिन मैं डटा रहा। कीमत चुकाई जा चुकी थी।
मैं ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकता था, मेरी नसों में दौड़ती हुई। छायाएं पीछे हटने लगीं, उनके रूप टूटकर हवा में धुंध की तरह बिखरने लगे। खोई हुई आत्माओं की आवाजें धीमी हो गईं। अब उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दुखद संतोष था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, अपने घाव की बढ़ती पीड़ा से तड़पते हुए। दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही थी, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता था। मुझे इसे पूरा करना था। अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए मैंने अनुष्ठान के अंतिम शब्द बोले। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। तुम्हारी आत्माओं को शांति मिले। जैसे ही मेरे होंठों से ये शब्द निकले, पूरा कमरा चमकदार रोशनी में डूब गया। छायाएं धुंध में बदल गईं, उनके रूप हवा में धुआं बनकर बिखर गए। सदियों से गांव पर छाया हुआ भयानक भार अब खत्म हो रहा था, और जंगल ने जैसे एक लंबी कांपती हुई सांस ली। रोशनी मध्यम पड़ गई और दुनिया शांत हो गई। खोई हुई आत्माओं की आवाजें अब पूरी तरह शांत हो चुकी थीं। उनकी पीड़ा समाप्त हो गई थी, और मैंने जंगल में पहली बार हवा को हल्का महसूस किया। नेहा जा चुकी थी, मुझे अब यह समझ आ गया था, लेकिन जो शांति इस भूमि पर छा गई थी, वह वही शांति थी जिसके लिए उसने और बाकी सबने संघर्ष किया था। वे अब आजाद थे। जहां तक मेरी बात थी, मेरी यात्रा खत्म हो चुकी थी। शाप टूट चुका था और खोई हुई आत्माओं ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। लेकिन मैं आखिरी था जो इस जंगल से बाहर निकला। मेरा खून अंतिम बलिदान बनकर संतुलन बहाल करने के लिए अर्पित हुआ। मेरा शरीर उन तमाम लोगों की तरह इस भूमि का हिस्सा बन गया, हमेशा के लिए इसके अंधेरे इतिहास से जुड़ा हुआ। जैसे ही सूरज आसमान में ऊंचा उठने लगा, अपनी रोशनी जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां डालते हुए, मुझे पता था कि इस शापित गांव, संरक्षक और खोई हुई आत्माओं की कहानी अब किंवदंती बनकर रह जाएगी। लेकिन जो लोग अब भी धरती पर चलते हैं, उनके लिए एक सबक हमेशा रहेगा। कुछ अंधकारों को कभी भगाया नहीं जा सकता, लेकिन शांति की कीमत हमेशा चुकाने लायक होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अब समय है अपने वादे को निभाने का, जिसमें हमने पिछली कहानी पर कमेंट करने वाले कुछ खास श्रोताओं के नाम और उनके शहर का जिक्र करने की बात कही थी। वीरू मुबारकपुर दिल्ली से है, दीप छेत्री कोलकाता से है, कूल बॉय कानपुर उत्तर प्रदेश से है, जितेंद्र कुमार बरेली उत्तर प्रदेश से है, यूएस तिवारी सिरसा प्रयागराज से है, जितिन केरल से है, खान राय मोहम्मद साहिवाल पंजाब से है, रामचंद्र सांचौर राजस्थान से है, अपोंग नागा नागालैंड से है, चंद्र बनिया अमेरिका से है, रविंद्र आगरा उत्तर प्रदेश से है। इन सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद कि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें।